दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कर लो पढ़ाई में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो क्लास 6 की साइंस की बुक है, तो उसमें चैप्टर 5 हम देखेंगे जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारे दैनिक जीवन में हम बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। मतलब इसमें किसी भी चीज़ में कोई चीज़ मिक्स हो जा रही है तो उसको किस तरह से अलग करना है, किस तरह से पृथक करना है, इसके बारे में हम देखेंगे। जैसे चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चलनी यानी जो छलनी होती है, छन्नी बोलते हैं जिसको, उसके द्वारा पृथक किया जाता है। चाय को ऐसे छन्नी की सहायता से छान लेते हैं तो चाय पत्ती इसमें हो जाती है और जो चाय का द्रव है वो नीचे कप में चला जाता है। ठीक है, इस तरह से इसको अलग करते हैं। यही क्या है, चाय की पत्तियों का चलनी के द्वारा पृथक्करण हो रहा है इसमें। ठीक है, अब देखिए, फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं तो मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही को मंथन किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने अध्याय 3 में सीखा है कि रेशों के बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को क्या करते हैं, ऊंटते हैं। ठीक है, ये भी देखा है हमने। कदाचित आपने नमकीन, दलिया व पोहा भी खाया होगा। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है तो खाने से पहले इन्हें सावधानीपूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। तो ये भी क्या हो गया, मिर्च का पृथक्करण हो गया उससे। ठीक है, कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हुए हैं और इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया है, तो आप क्या करेंगे। इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे तो ये क्या हो गया, पृथक्करण हो गया। ठीक है, अब देखिए, ये जैसे दूध या दही को मंथन करके मक्खन निकाला जाता है तो ये क्या हो गया, पृथक्करण का ही उदाहरण हो गया। ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूद की तुलना में बहुत छोटे हों तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा। कल्पना कीजिए कि यदि आपको रेत है और नमक है, उसके मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करने की सोचना भी संभव है। क्या हम रेत में से उसको बीन के अलग कर सकते हैं, नमक के छोटे छोटे कणों को नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए इसके लिए हमको किस तरह की अलग अलग विधियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये हम समझने का प्रयास करते हैं क्रियाकलाप की सहायता से। ठीक है, चलिए, तो सारणी 5.1 के कॉलम 1 में पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए गए हैं। पृथक करने का उद्देश्य तथा अवयवों को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 में दिया गया है और 3 में दिया गया है। ठीक है, तथापि कॉलम 2 और 3 में दी गई जो सूचना है ये अव्यवस्थित हो गई है। क्या आप प्रत्येक प्रक्रम का इसके उद्देश्य तथा पृथक्करण अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें समझते हैं क्या कह रहा है। ये पृथक्करण का प्रक्रम है, जैसे चावल को पत्थर से अलग करना है। ठीक है, मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन करना है, या चाय की पत्ती को पृथक करना है। उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक्करण कर रहे हैं, क्या हमारा उद्देश्य, क्यों कर रहे हैं पृथक्करण। ठीक है, और पृथक्कृत अवयव को हम क्या करते हैं, जो अलग कर लिया है अवयव उसको हम क्या करेंगे, ये इसमें दिखाया गया है। तो देखो, चावल से पत्थरों का पृथक्करण का क्यों करते हैं, उद्देश्य है इसका कि दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना है। ठीक, चावल क्योंकि हमको चाहिए तो इसलिए उसको पृथक करते हैं। तो ठोस अवयव को हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं, पत्थर को फेंक देते हैं। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन क्यों कर रहे हैं, इसका उद्देश्य है अनुपयोगी अवयवों को दूर करना। ठीक है, तो हम अशुद्धियों को क्या करते हैं, फेंक देते हैं। चाय की पत्ती को पृथक्करण करना है तो हानिकारक अवयवों तथा अशुद्धियों को दूर करना है इसका काम। हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं इसमें।
चलिए अब हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसे मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थ को भी पृथक कर लेते हैं जिनसे हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। ठीक, पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के आमाप, मतलब जो उनकी माप होती है, द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, ये पदार्थों की 3 अवस्थाओं जैसे कि हो गया ठोस, द्रव, गैस में से कोई एक हो सकती है। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण करते हैं जिनके माध्यम से अत्यधिक भिन्नता है, गुणधर्मों में अत्यधिक भिन्नता है। उनको किस तरह से अलग करेंगे, तो ये पृथक्करण की अब विधियाँ देखते हैं हम यहाँ से। तो कुछ साधारण विधियाँ हैं यहाँ पर, देखेंगे इनको। कई विधियों का दैनिक क्रियाकलाप में हम उपयोग करते हैं। पहली विधि होती है हस्त चयन वाली विधि। हस्त चयन की विधि में क्या होता है कि दुकान से खरीदे गए जो अनाज है उसके पैकेट को ले लेना है। अब अनाज को कागज़ की शीट में फैला देना है। ठीक है, उस कागज़ में फैलाने का मतलब ये है कि उसमें पत्थर हमको साफ साफ दिखेंगे, भूसी साफ साफ दिखेगी। क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्न कण तथा अन्य खाद्य कण ये मिले हुए हैं उसमें। अब अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसी तथा अन्य कणों को इससे पृथक कर लेना है। ठीक है, इस विधि को क्या कहेंगे, हस्त चयन कहेंगे। हाथ से बीन ले रहे हैं, जो अलग अलग चीज़ों को कर दे रहे हैं। तो हस्त चयन की इस विधि का उपयोग गेहूँ, चावल, दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में इसका उपयोग किया जाता है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती है। ऐसी परिस्थितियों में हम हस्त चयन द्वारा पदार्थों का पृथक्करण करना एक सुविधाजनक विधि हमको लगती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा शुद्धियाँ नहीं हैं, थोड़ा बहुत कंकड़ है तो बीन लेते हैं। ठीक है, अनाज से पत्थर के टुकड़ों का हस्त चयन इस तरह से किया जाता है, जैसे ये हाथ से इनसे क्या कर रहे हैं, कंकड़ निकाल के ये गिरा दे रहे हैं, अलग कर दे रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद दूसरी विधि होती है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग कौन सी विधि है, इसमें देखिए, आपने खेत तथा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडी यानी कि सूखे पौधों के गट्ठर देखे होंगे। ठीक है, सूखे पौधों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में इनको क्या किया जाता है, सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्न कण लगे होते हैं। तो खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर लगे अन्न कणों की संख्या की कल्पना कर सकते हैं हम। इतनी मात्रा में हम इनको बीन के या तोड़ के तो अलग कर नहीं सकते। तो किसान अन्न कणों को सूखे पौधों में इकट्ठा गट्ठरों की से अनाज से किस तरह पृथक करेंगे, तो वो इसी तरह से थ्रेसिंग विधि द्वारा पृथक करेंगे। जैसे गांव में कहते हैं ना, थ्रेसर से वो कर दिया है। तो थ्रेसर करने का मतलब उनसे बाली से उसको अलग कर देना। ठीक, अब देखिए, आमों तथा अमरूदों के वृक्षों से तोड़ा जाता है। आम को, अमरूद को, इनसे किससे, वृक्षों से तोड़ लिया जाता है, तो ये भी अलग हो गया। परंतु अन्य कण आम और अमरूद की तरह तुलना में क्या होते हैं, छोटे होते हैं, इसलिए इनको इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव है। तो अन्य कणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक करेंगे, सूखे पदार्थों की डंडियों से अन्य कणों अथवा अनाज को पृथक करने में थ्रेसिंग विधि का उपयोग करेंगे। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्य कणों को पृथक किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह क्या करते हैं, पीट कर, पटक कर उसको डंडियों से अन्न को अलग कर लेते हैं। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मात्रा में अन्न कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। तो जो थ्रेसर बोलते हैं उसको, थ्रेसिंग मशीन, उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक अन्य विधि है जिसका नाम है निष्पावन। निष्पावन में क्या होता है, सूखे रेत के कण, लकड़ी के बुरादे तथा सूखी पत्तियां हैं, इनके पाउडर का एक मिश्रण बना लेना है हमको। इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रख देना है। मिश्रण को ध्यान से देखेंगे तो क्या इसमें दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत महीन है तो कैसे कर पाएंगे। तो क्या दोनों अवयवों के कणों को आमाप समान है, क्या हस्त चयन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है, नहीं हो पाएगा। इतने छोटे छोटे कणों को कैसे बीनेंगे। तो अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाना है हमको। ठीक है, किसी ऊंचे समतल पर खड़े हो जाना है। मिश्रण को प्लेट
में अथवा समाचार पत्र पर रख देना है। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र में मिश्रण रखा हुआ है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई पर ले जाना है और थोड़ा सा टेढ़ा कर देना है ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसलता रहे। अब क्या होगा कि जब जो मिश्रण है वो गिरेगा तो क्या दोनों अवयव रेत एवं बुरादा या सूखी पत्तियों का पाउडर एक ही स्थान पर गिरेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि यह कोई हल्का पदार्थ होगा तो दूर उड़ के गिरेगा और जो भारी पदार्थ होगा वो पास में गिरेगा। तो क्या क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है? क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई है? तो सफल हो जाएगी। किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की जो विधि होती है ये निष्पावन कहलाती है। कैसे? एक ऊंचे जगह पर इसमें ऐसे खड़ा हो जाना है और इसमें धीरे धीरे किसी भी सहायता से किसी में उस पदार्थ को रखकर धीरे धीरे गिराना है थोड़ा थोड़ा। तो क्या होगा, जो हल्का भूसा वगैरह होगा वो उड़ के दूर चला जाएगा और उसके बाद जो नॉर्मल अनाज है वो वहीं पर पास में गिर जाएगा, क्योंकि अनाज भारी है, भूसा हल्का है तो वो दूर उड़ जाता है। ठीक है। तो निष्पावन का उपयोग पवन द्वारा वायु के झोंकों तथा मिश्रण के भारी और हल्के अवयवों को पृथक करने में इसका उपयोग किया जाता है। साधारणतया किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए क्या करते हैं। ठीक। तो ये हो गया ये विधि। इस विधि को क्या कहेंगे? निष्पावन कह देते हैं। आगे देखते हैं चालन वाली विधि। कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है तो इसमें उपस्थित चोकर अथवा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता पड़ती है। तो हम क्या करते हैं? छन्नी का उपयोग करते हैं इसको चालने के लिए। तो क्या करेंगे? छन्नी में आटा डालेंगे और उसको चाल लेते हैं। तो आटे को छोटे कण चलनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि जो बड़ी अशुद्धियाँ होती हैं वो क्या करते हैं? चलनी में रह जाती हैं, चोकर वगैरह। तो प्रायः आटे को मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसी जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतया गेहूं की बोरी को एक तिरछी चलनी पर डाला जाता है। अब जब ज़्यादा करना है तो उनमें तिरछी चलनी पर डाल देते हैं वो, तो जो महीन कण हैं वो एक साइड गिर जाते हैं और जो चलनी से बाहर वाले कण हैं, बड़े कण, वो दूसरी साइड आ जाते हैं। गेहूं की बोरी को एक तिरछी चलनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडियों तथा भूसा को निष्पावन अथवा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में जो रह जाते हैं उनको इससे दूर किया जाता है। आपने इसी प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले रेत से कंकड़ तथा पत्थर को पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा। तो जो बालू छानते हैं वो बात कर रहे हैं कि उसको भी इसी विधि द्वारा, चालन की विधि द्वारा अलग किया जाता है। देखिए जैसे इसमें क्या है, चालन द्वारा कंकड़ पत्थरों से रेत को पृथक किया जा रहा है। इसमें ये रेत को भर के इसमें से डाल दे रहे हैं और इसके बाद जो महीन कण है वो यहाँ पर आ जा रहे हैं इकट्ठा, और जो बड़े बड़े पत्थर के कण हैं वो अलग हो जाते हैं इससे। ठीक है। इसमें चलनी से आप आटा को चाल के देख सकते हैं, चाक पाउडर को, आटा को, इनको पृथक करके देख सकते हैं। अब आइए अलग विधि देखते हैं, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन। इसमें क्या होता है, कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन तथा हस्त चयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल की धूल, चावल तथा दाल में अगर धूल मिली हुई है, मिट्टी जैसे हल्के कण होते हैं उसमें धूल में, तो चावल तथा दाल को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियों को कैसे दूर करेंगे? तो प्रायः पकाने से पहले चावल या दालों को जल से धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियाँ जैसे कि धूल कण हैं ये पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियाँ जल में चली जाती हैं और बाकी जो दाल है वो साफ निकल आती है। अब सोचिए, बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल? क्यों डूबेगा? क्या आपने देखा है कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है और धूल उसमें घुल जाती है, तो वो धूल भी बाहर निकल जाती है। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। जो चीज़ नीचे जम जा रही है, बैठ जा रही है, उसको अवसादन की प्रक्रिया कहेंगे इसको। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। ठीक है, बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित जो उड़ेल देते हैं हम, उसको निस्तारण कहते हैं। आइए हम इस अन्य
मिश्रणों का पता लगाने के लिए जिसमें अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जाता है, उनको देखते हैं। जैसे ये है मिट्टी एवं जल का मिश्रण। ये हमारे पास मिट्टी और जल का मिश्रण है, गंदा है पानी। अब क्या करेंगे, अघोलित पदार्थ मिट्टी, इसमें जो जल का वो गिलास है उसको इस तरह से रख देंगे। अब इसमें क्या होगा कि रखे रखे जो मिश्रण है उसमें से जो धूल के कण हैं वो नीचे धीरे धीरे जमते जाएंगे, जमते जाएंगे, जमते जाएंगे, तो धूल नीचे बैठ जाएगी। ठीक, और फिर उसके बाद गिलास को टेढ़ा करके, तिरछा करके, उससे जो साफ़ पानी है बाहर निकाल लेंगे अलग से एक गिलास में, और जो मिट्टी के कण हैं वो नीचे इस तरह से जमे रहेंगे, धूल के कण। इस विधि को निस्तारण कहेंगे। तो देखिए, किसी मिश्रण के अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण द्वारा हम क्या कर रहे हैं, पृथक कर रहे हैं इसमें। ठीक है, नीचे जम जाने को अवसादन कहते हैं और उससे साफ पानी को अलग कर ले रहे हैं, तो ये निस्तारण कहलाता है। यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जो आपस में मिश्रित नहीं होते हैं उनको अलग कर देते हैं। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे दोनों पृथक पृथक परतों में बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उसे निस्तारण द्वारा अलग कर सकते हैं। आइए फिर से ठोस और द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? अक्सर आप चाय यानी छन्नी का उपयोग करते हैं, छलनी का। आइए निस्तारण विधि का उपयोग करके देखें, इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है। परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी मिलती हैं? क्या मतलब हम निस्तारण द्वारा चाय को अलग कर सकते हैं? चाय हमने रख दी बना के, तो क्या उसकी जो चाय है उसमें नीचे नीचे छोटी छोटी चाय पत्ती और ऊपर ऊपर वो पानी रह जाएगा? क्या ऐसा अलग हो सकता है? नहीं, पूरी तरह से नहीं हो पाता। उसमें कुछ कंकड़ यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, मतलब उसके जो चाय के कण हैं वो मिलते रहते हैं, तो वही लिखा हुआ है। अब चाय को एक छन्नी में डाल देना है और चाय की सारी पत्तियाँ छन्नी में रह जाती हैं। इस प्रकरण को निस्यंदन कहते हैं, यानी फिल्टर करना, छान लेना कहते हैं। ठीक है, अब सोचिए, तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने में निस्तारण और निस्यंदन मतलब क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है, उसको छान लेना होता है। कौन सी विधि अच्छी रहेगी, निस्तारण वाली कि निस्यंदन वाली? निस्तारण में हमने देखा है कि जो जम जाता है नीचे पत्ती, वो कभी कभी पूरी तरह से नहीं जम पाती हैं, उसमें कुछ पत्ती मिल जाती है चाय की, तो ये पृथक्करण निस्तारण की विधि उतनी कारगर नहीं है। निस्यंदन यानी जो छान लेने वाली विधि है वो ज़्यादा काम करती है। ठीक है, आइए अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर महीने पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? कभी कभी तालाबों में गंदला जल प्राप्त हो जाता है, तो तालाबों तथा नदियों से एकत्रित किया गया जल भी पंकिल हो सकता है, पंकिल साफ हो सकता है, विशेषकर बरसात के बाद। आइए अब हम इसे देखें कि क्या हम पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसे अवलेय अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं क्या? तो चलिए देखेंगे। तालाब या नदी का जल ले लेना है हमको, मिक्स वाला। यदि यह जल ना मिल सके तो एक गिलास में थोड़ी मिट्टी मिला देना है, इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। जल का सावधानीपूर्वक परीक्षण करना है तथा अपने परीक्षणों को लिखना है हमको। क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है? ऐसा क्यों हुआ है? इस प्रक्रम को क्या आप क्या कहेंगे? अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा करना है। इस गिलास से ऊपर के जल को दूसरे गिलास में उड़ेल लेना है। आप इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? ठीक है, तो जो बैठ जाता है नीचे तली में, तो जल ऊपर रह जाता है और मिट्टी नीचे बैठ जाती है, उसको निस्तारण कहते हैं। उड़ेल लेते हैं तो इसको अवसादन कहते हैं। अवसादन मीन्स होता है नीचे जम जाना, तो मिट्टी जो नीचे जम जा रही है उसको अवसादन कहेंगे। और फिर उसको अलग कर लेने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? उड़ेल लेंगे जल को दूसरे गिलास में, तो इसको कहेंगे निस्यंदन, वो निस्तारण, ये निस्तारण कहेंगे। ठीक है,
ठीक। क्या दूसरे गिलास का जल अब भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है? अब इसका निस्यंदन कीजिए। क्या चाय छानने वाली छन्नी ने यह कार्य किया? आइए कपड़े की सहायता से जल को निस्यंदन करने का प्रयास करते हैं। कपड़े के टुकड़े में बुने हुए तागों के बीच में छोटे छोटे छिद्र अथवा रंध्र होते हैं। कपड़े की इन्हीं छिद्रों का उपयोग करके निस्यंदन के रूप में किया जाता है। निस्यंदन मतलब फिल्ट्रेशन, छानना। यदि जल अब भी गंधला है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निस्यंदित कर सकते हैं। एक फिल्टर पत्र लाएंगे, उसके द्वारा हम इसको अलग कर सकते हैं। इसमें और भी छोटे छोटे रंध्र होते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं फिल्टर में। तो इससे क्या होता है, मिट्टी के कण ऊपर रह जाते हैं और साफ जल अंदर आ जाता है। फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दर्शाए गए हैं। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है। ये एक कीप है, इसमें हमने फिल्टर का ये पत्र लगा दिया। ठीक है, फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेल देते हैं तो मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते, फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं। इस तरह से हमने कीप जैसी बना ली इसको, फिल्टर पत्र को मोड़कर और इसमें लगाकर, और इससे जो छान लिया इससे, तो जो मिट्टी के कण है वो ऊपर रह जाएंगे और साफ पानी नीचे आ जाएगा। ठीक है। साधारणतया फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनके बीजों तथा ठोस कणों से पृथक किया जाता है। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी होता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कणों तथा द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को इसी मिश्रण से कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जाता है। ठीक है। अब एक क्रिया होती है वाष्पन। एक बीकर में थोड़ा सा जल लेना है, उसमें से 2 चम्मच नमक डाल देना है, अच्छी तरह से उसको हिलाना है। क्या आप जल में रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं? हिलाने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हैं? नहीं मिलेगा, सब घुल जाता है उसी में। तो नमक के जल से भरे बीकर को गर्म करना है, जल को उबलकर उड़ने देना है। जल क्या होगा, भाप बन कर उड़ जाएगा। तो अब बीकर में क्या बचेगा ये देखना है। तो नमक युक्त जल से भरे बीकर को गर्म करना है इस तरह से। तो उसमें क्या होगा, जो पानी है वो भाप बनकर उड़ जाएगा और नमक शेष उसमें बच जाएगा। ठीक है। तो जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को इसको वाष्पन कहते हैं। जहाँ पर जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर वहाँ पर होती रहती है। आपके विचार से नमक कहाँ से आता है? समुद्र से। ठीक है। तो जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित रहते हैं समुद्र के जल में। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक भी होता है। जब समुद्र के जल को बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर क्या होता है, वाष्पन हो जाता है, उसका उड़ जाता है। धीरे धीरे जो वाष्प है उसमें बदलकर वो उड़ने लगता है। कुछ समय के बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है, ठोस नीचे बच जाता है। तत्पश्चात इन जो बच गया उसको लवण बोलते हैं। तो लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। इस तरह से जैसे समुद्र है, इसमें इस तरह गड्ढे बना के नमक को पानी भर लेते हैं इसमें, और उसके बाद इसका पानी वाष्पन के माध्यम से उड़ जाता है और जो गड्ढों में लवण शेष बच जाते हैं उसी से हम नमक बना लेते हैं। पृथक्करण की एक विधि से अधिक विधियों का उपयोग हम इसमें किया जा सकता है। हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया है। प्रायः किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न प्रकार के अवयवों को पृथक करने के लिए एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का भी उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है। जैसे रेत और नमक का मिश्रण लेना है, इसे आप कैसे पृथक करेंगे? हमने पहले भी देखा है कि हस्त चयन विधि इसके पृथक्करण के लिए व्यवहारिक नहीं है। क्या हम बीन सकते हैं? सभी को नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो इस विधि को बीकर में रख देना है तथा इसमें इस मिश्रण है जो नमक और रेत का मिश्रण है। ठीक है। इस मिश्रण को बीकर में रख देना है तथा इनमें से कुछ जल मिलाना है।
इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक ओर रख देना है। क्या आप यह देखते हैं कि रेत जो है ये बीकर की तली पर बैठ जाएगी और नमक क्या होगा, इसमें घुल जाएगा। तो इससे निस्तारण या निस्यंदन द्वारा पृथक कर सकते हैं। निस्यंदन का मतलब उसको छान के या उसको अलग कर लेंगे पानी को, ठीक है, तिरछा करके पृथक कर लेंगे। निस्तारित द्रव में क्या है, अब जो द्रव बचा है उसमें दो चीज़ें होंगी, नमक घुल गया होगा उसमें और पानी होगा। तो नमक और पानी उसमें भजी अलग हो गया और रेत अलग हो गई। क्या आप सोचते हैं कि इस जल में वही नमक है जो आरंभ के मिश्रण में था? बिल्कुल है। तो अब इस निस्तारित द्रव से नमक व जल को पृथक करना रह गया है। अब तो इस द्रव को किसी केतली में भरकर उसका ढक्कन बंद कर देना है। अब कुछ समय तक केतली को गर्म करना है। क्या आप केतली की टोंटी से भाप निकलती देखते हैं? बिल्कुल। तो जल जो है वो वाष्पन की प्रक्रिया के द्वारा ऊपर उड़ जाएगा, इस तरह से जल निकल जाएगा और जल को इस तरह से नीचे ठंडा भी कर सकते हैं। तो जल अलग हो जाएगा और इसमें नमक शेष रह जाएगा, ठीक है। जब भाप बर्फ़ की ठंडी प्लेट से संपर्क में आता है तो संघनित होकर द्रव बन जाता है, बूंद अलग होकर नीचे हो जाता है, ये सब हो जाता है, ठीक है। सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली के पीछे क्या रह जाएगा, नमक ही रह जाएगा। इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत, जल को निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन तथा संघनन की विधि को प्रयोग करके सफलतापूर्वक क्या कर लिया, पृथक कर लिया है। तो इसमें क्या है, एक से अधिक विधियों का हम उपयोग कर रहे हैं। तो पहेली को रेत से नमक को पुनः प्राप्ति की समस्या है। उसने नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया था। फिर उसने क्रियाकलाप 7 में सुझाई गई विधि द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु उसने यह पाया कि वह तो लिए गए नमक के केवल थोड़े भाग को ही पुनः प्राप्ति कर पाई है। उससे कहाँ त्रुटि हुई है ये बताना है। तो देखिए, क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? तो अध्याय 4 में हमने पाया कि कई पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाते हैं। तब हम उन पदार्थों को जल में विलेयी कह सकते हैं कि ये विलयन इनका बन जाता है, इसका मतलब ये विलेयी है, ठीक है। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाते जाएं तो क्या होगा? इस कार्य के लिए हम क्रियाकलाप देखते हैं। क्रियाकलाप 8। इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा गिलास, 1 चम्मच नमक, जल की आवश्यकता होगी, ठीक है। आधा कप जल बीकर में उड़ेल लेना है, 1 चम्मच नमक इसमें डालना है, तब तक विड़ोलित करना है जब तक कि यह पूरी तरह से घुल ना जाए। मतलब विड़ोलित का मतलब उसमें हिलाना है, मिलाना है चम्मच से, ठीक है। जब घुल जाएगा तब अब फिर 1 चम्मच नमक डाल देना है और भली भांति उसको विड़ोलित करना है। इसी प्रकार 1-1 चम्मच करके नमक मिलाते रहना है, विड़ोलित करते रहना है, मतलब उसको हिलाते रहना है चम्मच से। कुछ चम्मच भरकर नमक मिलाने के बाद आप क्या पाते हैं कि कुछ विलेयी नमक बच जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है। मतलब पूरा नमक फिर घुल नहीं पाता धीरे धीरे। यदि हाँ, तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। अब यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त का मतलब उसमें सैचुरेशन आ गया है और जो नमक है उसको वह घोल नहीं पा रहा है, तो इसको संतृप्त विलयन कहा जाता है। ऐसे विलयन को जिसमें कि अन्य पदार्थ को अब घोलने की क्षमता ज़्यादा बची नहीं है, ठीक है। यहाँ एक संकेत है जो ये बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ जब पहेली ने रेत में अधिक नमक मिला दिया और फिर उसको अलग करने का प्रयास किया तो वो पूरी तरह से पर्याप्त नहीं कर पाई। तो इसलिए उसने गलती क्या की कि संतृप्त मात्रा में विलयन ले लिया उसने। यदि मात्रा में मिले नमक को पुनः प्राप्ति का प्रयास किया था तो उसमें नमक ज़्यादा मिला दिया था। कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक थी। इसमें अविलेय नमक रेत के साथ मिला रह गया है जिससे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका। वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या हल कर सकती थी। क्या करना था उसको?
जल का उपयोग करना था, अधिक मात्रा में जल का उपयोग, तो क्या होता, वो घुलने लगता उसमें नमक। अब कल्पना कीजिए कि उसके पास मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? आइए हम इस पहेली की सहायता करने का प्रयास करते हैं। जो पहेली है उसकी सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं। क्रियाकलाप 9 देखते हैं। बीकर में कुछ जल लेना है तथा उसमें तब तक नमक मिलाना है कि जब तक इसमें नमक ना घुल सके। इस प्रकार हमें नमक का जल में संतृप्त विलयन प्राप्त हो जाएगा। घोलते रहना नमक को, तो जब ज़्यादा घोलते रहेंगे और मिलाते रहेंगे तो संतृप्त विलयन हमको प्राप्त हो जाएगा। अब इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म कीजिए। अब आप क्या पाते हैं, बीकर की तली वाले नमक का क्या हुआ? क्या अब यह घुल गया है? यदि हाँ, तो क्या इस विलयन को गर्म करने पर इसमें और अधिक नमक घोला जा सकता है? हाँ, तो इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। क्या बीकर की तली में नमक पुनः बैठता दिखाई देता है? यह क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक में अधिक मात्रा घोली जा सकती है। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। क्या आप जल में विभिन्न विलेय पदार्थों की समान मात्रा घुलती है? तो क्रियाकलाप इसके लिए देखते हैं। क्रियाकलाप 10, 2 गिलास ले लेना है और प्रत्येक में आधा कप पानी भर लेना है। कितना? ये गिलास लिया, आधा कप पानी भर लिया, इसमें भी आधा कप पानी डाल दिया। ठीक है, और एक गिलास में 1 चम्मच नमक मिला देना है। ठीक, तब तक विड़ोलित करना, डुलाना है या उसको हिलाना है जब तक कि वह घुल ना जाए। 1 चम्मच नमक की मात्रा विलयन संतृप्त होने तक डालते जाना है। एक चम्मच मिलाते जाना है जब तक कि विलयन संतृप्त ना हो जाए। नमक के चम्मचों की संख्या जो घोली गई है उसको सारणी 5.2 में लिख देना है। ये नमक है, इसमें यहाँ पे कितने चम्मच मिलाए, मान लो 5 मिलाए तो 5 चम्मच लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, अब इस क्रियाकलाप को चीनी से दोहराना है। ठीक है, अब चीनी मिलाएंगे तो आप इसको जल में विलेय अन्य पदार्थों से भी दोहरा सकते हैं। और भी पदार्थ हैं जिनको मिलाकर देख सकते हैं। तो चीनी मिलाना है, देखते हैं कितने में संतृप्त बन रहा है। हो सकता है चीनी में 4 ही चम्मच में संतृप्त बन जाए, या फिर 6 चम्मच लगें संतृप्त बनाने के लिए। तो जो भी लगेंगे उनको ऐसे करके संतृप्त विलयन बना के, नमक का संतृप्त विलयन, चीनी का संतृप्त विलयन, या कोई आप अन्य पदार्थ लेना चाहते हैं तो उसका भी संतृप्त विलयन कितने चम्मच में बन रहा है ये आप लिख सकते हैं। ठीक, सारणी 5.2, इसमें आप क्या जानकारी प्राप्त करते हैं? क्या आपने पाया कि जल विभिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्रा को घोलता है? ठीक है, हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की है। क्या इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशालाओं में भी किया जाता है? हमने यह भी सीखा कि पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में और पदार्थ ना घुल सके तो वह विलयन क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। तो ये सब हमने पढ़ लिया। अब ये चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर रहेगा हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो हमारे चारों ओर कौन से परिवर्तन हो रहे हैं इसको हम चैप्टर 6 में देखेंगे। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप हमारे चैनल कर लो पढ़ाई, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।